तो मेरे दिमाग में था कि 1 साल तक अगर कुछ नहीं हुआ ना, हम लौट जाएँगे। कुछ वैल्यूज़ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप भले ही लाइफ या बिजनेस के किसी भी फेज़ में हो, आप हमेशा उसको फॉलो करते हो। हम राजस्थानी का तो नहीं सब आपकी कृपा वाला एटीट्यूड करेक्ट। है ना? वी नेवर बिलीव इन लाइक शो ऑफ एंड अदर थिंग्स। हुँ। हाउ आई डिड इट, समटाइम्स पंचर हो गया तो पाइप संभालो कि स्कूटर समझ नहीं आता था। जब आपने चालू किया 1994 और 1995 में, तब आपके लिए सक्सेस की क्या डेफिनेशन हुआ करती थी? आई हैवंट रीच्ड द डेस्टिनेशन सो फार। मैं अभी तक चल ही रहा हूँ और अभी यात्रा काफ़ी बाकी है। मुझे नहीं लगता कि सक्सेसफुल आप कभी होते ही नहीं है टेक्निकली, ना। सक्सेस का कोई क्राइटेरिया या पैरामीटर नहीं नहीं। है। मैं ये काम 10 साल पहले भी कर सकता था, जब हाँ। मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई थी, मेरे पास घर था, ऑफिस था, फैक्ट्री थी। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है इस जर्नी में। तो मे बी एनी 3 और 5 थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट टू एंटरप्रेन्योर्स? टेक द चार्ज, बी द ऑनर। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। इट मे टेक टाइम, इट विल कम फॉर श्योर। ये समझ में पैसा आने के बाद ही ही आता आता है, है। यस। दैट इज द फैक्ट। जितने भी लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया है, इवन द स्टीव जॉब्स को भी तब समझ में आया करेक्ट, हाँ, जब कि वो भाई स्टीव जॉब बन गया। हाँ, हर शख्स एक स्टोरी सुनाता हुआ ही आता है। हुँ। ये इस वजह से नहीं हुआ, या ये उसकी वजह से नहीं हुआ, या इसकी वजह से नहीं हुआ। यंगर तुलसीराम मोदी से बात करने का, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा? भाई सीए कर लेता। आज का पॉडकास्ट एक ऐसे ही फाउंडर के बारे में है जिन्होंने हमेशा से ये ड्रीम किया था कि वो सीए प्रैक्टिस करेंगे, बट देन वो आज एल्यूमिनियम डोर्स एंड विंडोज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। He believes in perfection and taking the complete charge of whatever you do. Presenting to you the real journey, struggles of Mr. Tulsi Ram Modi, the founder of Elfin. So, welcome to the podcast. I want to really start the podcast with एल्फिन के बारे में आप बताने से चालू कर सकते हो कि एल्फिन क्या है आज की तारीख में? एल्फिन एल्यूमिनियम फेनेस्ट्रेशन की शॉर्ट फॉर्म है। व्हेन आई स्टार्टेड बैक इन 2007, तो इतने लोग थे नहीं जो विंडो फेनेस्ट्रेशन में काम करते हैं। इट वाज वेरी बेसिक फैब्रिकेटर टाइप थिंग। मैन्युफैक्चरिंग वाला कंसेप्ट नहीं था। जैसे एक आयरन फैब्रिकेटर के बैठ के लोहे का काम करता है, उसी तरीके से ट्रीट किया जाता था, कोई छोटा कोई बड़ा। मैंने उस टाइम पर ये बहुत बड़ा गैप महसूस किया और इतने लोग थे नहीं विंडो इंडस्ट्री के लिए, और विंडो बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था। तो मैंने उस तरीके से सेल्फिन को बनाया और शुरू किया, और मुझे लगा कि ये बिल्डिंग इंडस्ट्री को या एंड यूजर को सर्व करने के लिए बिल्कुल करेक्ट प्रोडक्ट है, जहाँ बहुत बड़ा वैक्यूम और गैप है। जो यूज़र है वो नहीं समझ पा रहा है एक्चुअली कि मुझे क्या लगाना चाहिए। उसको बताने वाला भी कोई नहीं है, उसको स्पेसिफाई करने वाला भी कोई नहीं है, उसको एक्सप्लेन करने वाला भी कोई नहीं है। और उस वक्त इतना इस्तेमाल में था नहीं, ग्लोबलाइजेशन और इन्फॉर्मेशन बहुत कम मिलती थी, इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था। दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड एल्फिन। ओके। और जब हम शुरू किए थे और आज हम कहाँ हैं, जो आपका दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का, मैं उसका जवाब इस तरीके से देना चाहूँगा कि हम शुरू एक बहुत छोटी जगह से किए थे, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलने की उम्मीद नहीं थी। हमें लगा था कि हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा एंड ऑल, पर एक ख्वाहिश थी कि नहीं, हम करें और हमें करना चाहिए। अभी हम 7 शहरों में प्रेजेंट हैं, आउट ऑफ विच 5 हमारे कोको शोरूम्स हैं जो कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड है, और 2 हमारे फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड है। एंड वी आर ग्रोइंग, होपफुली हम और आगे जाएंगे। यस, मतलब आपका फैमिली बिजनेस एल्यूमिनियम डोर्स एंड विंडोज में नहीं रहा है, नहीं। तो आपने ये कैसे चूज किया कि आपको इसके अंदर बिजनेस करना है? ओह यस, ये एक्चुअली ये मैंने चूज़ नहीं किया, ये चूज़ हो गया। कि मेरे दिमाग में ये तो था कि भाई मैं आई विल डू समथिंग ऑफ माय ओन, और मैं बट ये अपना। क्यों, मतलब ठीक है, इसके ऊपर अपन वापस से आएंगे, बट आपके दिमाग में ये क्यों था कि आपको खुद का ही कुछ करना है? हाँ, ये क्योंकि मेरा जो ब्लड में था कि हम लोग बिजनेस फैमिली से ही थे। ओके। मैंने घर में सबको बिजनेस करते हुए देखा समझा, तो मुझे लगा कि यार ये अपने खुद को ये खुद से कंट्रोल करते हैं, ये अपने आप से अपना काम करते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। बट मुझे वो एडवेंचर की तरह महसूस हुआ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यार हम करना, रोज़ सुबह उठना,
हम गांव में पले बड़े, छोटी जगह थी, सुबह उठना, जल्दी शॉप पे जाना, दिन भर काम करना, और देट वे लाइक फिर छोटी छोटी कमाइयों में खुशी मिलना, और फिर धीरे धीरे बड़ा होना। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बिजनेस का कीड़ा बचपन में ही मुझे काट चुका था कि नहीं, मुझे करना खुद अपने से ही कुछ है। तो मैंने फिर सीए किया। तो सीए ज्वाइन किया तो मुझे लगा था कि मैं प्रैक्टिस कर लूँगा, इट इज़ लाइक मोर और लेस लाइक अ बिजनेस। अनफॉर्चुनेटली फिर मैं फाइनल एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं कर पाया। उसके बाद जब हम मार्केट स्टडी कर दे रहे थे, तब तब हमें एक आइडिया आया कि एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन का काम अभी ट्रेंड में है, हमें करना चाहिए। पर इट वाज नॉट दी काम विच इज़ लाइक एल्फिन थिंग, है ना, ये नॉर्मल रेगुलर फैब्रिकेशन टाइप काम था जो उस वक्त काफ़ी चलन में था, करने वाले लोग कम थे। तो आई वाज दी, आई सपोज, थर्ड और फोर्थ वन इन दी सिटी दैट टाइम। अब तो जयपुर में अराउंड 300 करीब होंगे जो फैब्रिकेशन का काम करते हैं। दिस इज दी ग्रोथ। अच्छा। आई एम टॉकिंग अबाउट 1994 व्हेन आई स्टार्टेड। बट देन ऐसा होता है ना कि जैसे जो आपके पास में होता है, आपको हमेशा उससे कुछ डिफरेंट चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर फैमिली बिजनेस फैमिली है, उसके डेफिनेटली प्रॉफिट मतलब कि उसके बेनिफिट्स होते हैं। बट देन आपको ऐसा लगता है कि यार फैमिली तो बिजनेस में रही है, मैं जॉब करूँगा, जॉब में आराम है, रेगुलर इनकम मिलेगी। तो ये वाली चीज़ आप में नहीं थी, बिकॉज नॉर्मली लोग यही सोचते हैं, ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड। यस। तो आपके दिमाग में ये कभी नहीं आया कि नहीं, मुझे लगा कि मुझे मुझे से शांति वाला लाइफ नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि अच्छा। कुछ मैं करूं, मतलब यहाँ ओके। बोरिंग पे सुबह ओके। 9 to 5 जो मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा। मुझे लगा ओके। कि नहीं, मैं कुछ से करूं जिसे मैं अपने हिसाब से डेवलप करूं, उसके रिजल्ट से मैं कनेक्ट करूं, मैं किसी और के लिए ना करूं। दैट वाज लाइक माय, चाहे कम की ज़्यादा। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतना कुछ कर लूँगा टाइप्स। जब आप शुरू करते हो तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। ट्रू। आप बहुत लंबा नहीं सोच रहे होते हैं, आपको ये लग रहा होता है कि यार नहीं, हमारे पास ये हो जाए तो ठीक है। फिर उसके बाद आपका विजन चेंज होता है जब आप एक लेवल अचीव कर लेते हो। पर इनिशियली तो आई थिंक anyone who is making a career either in the job or in the business or entrepreneur or whatever, पर वो मेरे ख्याल से इतना बड़ा विजन से शायद ही कोई होता होगा जो शुरू करता होगा। वो बाद में स्टोरीज में भी बन जाती होंगी, बट मेरा तो दिमाग में ऐसा नहीं था कि मैं एल्फिन को यहाँ ले आऊँगा या नेशनल लेवल पे लेके आऊँगा। My struggle was just to have a good life with a good scooter and not even the car and all. So that was the dream, that is how I started. एंड आपने ये भी मेंशन किया कि आपने रिसर्च किया एंड देन आप लोगों ने डिसाइड किया कि एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन चालू करते हैं। बट ये मतलब जस्ट थिंक ऑफ इट, अपन ऐसा समझते हैं कि तुलसीराम मोदी जी हैं, उन्होंने सीए का एग्ज़ाम दिया, वो आपका प्रैक्टिस करने का विचार था, पर आप फाइनल में रह गए। अब आपने क्यों इसी चीज़ के अंदर रिसर्च करना चाहा? बिकॉज़ फूड बिज़नेसेस भी होते हैं, क्लॉथ भी होता है, ऑटोमोबाइल होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। बट क्यों एल्यूमीनियम फैब्रिकेशन? बिकॉज उस टाइम पर जो बिल्डिंग्स थी ना, जब जब हम 2000 1994 की जब हम बात कर रहे हैं, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का कंसेप्ट था नहीं। बहुत नहीं के बराबर या लिमिटेड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी। उस वक्त ये बिल्डिंग शेप ले रही थी, मतलब ये शुरू हो गई थी बनना। लाइक दैट टाइम सरावगी मेंशन का एक्सपांशन आया, गणपति प्लाजा बना, गणेशम बना, ऐसी कई बिल्डिंग्स उस टाइम पर बनी जब मैं काम करने के लिए खुद अपने लिए कोई काम तलाश कर दे रहा था। ओके। एंड माय एल्डर ब्रदर वाज वर्किंग विद अ हार्डवेयर शॉप। ओके। तो उनसे जब मेरा डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार हमारे पास ये इंक्वायरी बहुत आती है इस तरीके से एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन की, और अगर तुम्हारा इंटरेस्ट हो तो तुम ये कर सकते हो। तो मैंने देखा, समझा, फिर मैंने कुछ अपने लेवल पर स्टडी किया कि हाँ, देयर इज़ ए गुड स्कोप अवेलेबल, और करने वाले लोग कम हैं, और आने वाला फ्यूचर अच्छा है। दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड, दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। तो इनिशियली आई स्टार्टेड विद द फैब्रिकेशन थिंग। इट वाज नॉट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ फैक्ट्री मेड विंडो और दिस लेवल और दिस क्लास विंडो। इट वाज अ वेरी बेसिक फैब्रिकेशन थिंग। ओके। दैट इज व्हाट आई स्टार्टेड। ओके। तो फैब्रिकेशन क्या होता है? और फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस है? यस, इट्स अ बिग क्वेश्चन बेसिकली। तो एवरीवन इज लाइक हर शख्स इस बात से बहुत वो रहता है कि भाई, जब मैं कहता हूँ कि नहीं हम विंडो मैन्युफैक्चरर हैं, और कोई मुझे फैब्रिकेटर कहता है, तो मुझे लगता है कि नहीं, आई एम नॉट अ फैब्रिकेटर, आई एम अ मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर और फैब्रिकेटर में डिफरेंस है कि फैब्रिकेटर में
वी यूज टू पुट दी मटेरियल एट दी साइट ओनली, जहाँ पर काम हम्म। होना है वहीं से नापो, वहीं काटो, वहीं बनाओ और वहीं लगाओ. अच्छा. There is no standardization in the product. There is no engineering involved in that. It's a very basic cut and join thing. Okay. And but while it is a manufacturing, a lot of machining is involved, process is involved, standardization is involved, quality check is involved. Okay. You are producing something which is like, every calculation में वो fit होगा, उसकी structural calculation involved होगी, water drainage कैसे होने वाला है, ये perform कैसे कर. There are many factors which are to be taken care of while you are manufacturing a product, because मैन्युफैक्चरिंग में आपको जितने भी उसके कंपोनेंट्स आप इस्तेमाल कर दे रहे हो, वो सारे कंपोनेंट्स आपको स्टैंडर्ड करने होंगे कि भाई आपके पास ऑप्शन नहीं है कि कस्टमर पे कर दे रहा है, उसी हिसाब से आपने आइटम्स चूज किए और कैसे मार्जिन निकलेगा, एंड यू पुट द थिंग्स अकॉर्डिंगली. बट इन मैन्युफैक्चरिंग यू हैव टू मेक दी स्टैंडर्ड्स एक्चुअली. फिर आपका जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपका नाम और ब्रांड उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, तो आप कभी भी उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं. तो इट इज़ लाइक जब आप फैब्रिकेट कर रहे होते हैं तो आप रोज़ वहीं काम कर रहे होते हैं, आपकी टीम भी वही है, आपको कोई स्पेसिफिक प्रिसाइज टूल्स नहीं चाहिए होते हैं. तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो आपको टूल्स का कोई लिमिट नहीं है. आप लाइक बेसिक कटर से स्टार्ट करके और रोबोटिक प्लांट तक जा सकते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट एंड कैपेसिटीज. वहाँ ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हैं. आपके पास प्रोडक्शन का कंट्रोल है कि भाई आप जितना मर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट में, आप उस हिसाब से कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फैब्रिकेशन एंड द मैन्युफैक्चरिंग. तो आपने स्टार्ट किया फैब्रिकेशन से, अब अभी एल्फिन मैन्युफैक्चरर है. यस. फ्रॉम फैब्रिकेटर टू अ मैन्युफैक्चरर की जर्नी क्या थी, एंड वो कौन सा पॉइंट था जब आपको लगा कि नहीं, मुझे फैब्रिकेशन को अब छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ना चाहिए? हाँ, ये बेसिकली एक मैं ये कह सकता हूँ कि एक वन फाइन डे आई रियलाइज टाइप सिचुएशन नहीं थी. मैंने काफ़ी समय तक देखा और महसूस किया कि जो मैं कर दे रहा हूँ ना, इसमें वैल्यू एडिशन का कोई स्कोप नहीं है. मैं टाइप्ड हो गया था, वो स्टैंडर्ड प्रोसेस था, कोई नई चीज़ समझने को, देखने को या करने को नहीं थी. तो वो बोरिंग हो गया था ना, और उसमें कोई क्लास नहीं थी कि कोई भी शख्स किधर भी किसी भी जगह से वो लगा लेता था. वो बहुत बेसिक चीज़ थी. मतलब एक बाथरूम टॉयलेट में डोर लग रहा है तो भी वही फैब्रिकेटर बना के लगा दे रहा है, और एक बड़े ऑफिस में लग रहा है तो भी वही लगा दे रहे हैं. तो मुझे वो चीज़ ऐसे परेशान करने लगी थी कि यार अब इसके बाद क्या. तो फिर धीरे धीरे मैंने जब शुरू किया समझना, देखना कि हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने शुरू तो इस तरीके से किया था कि हम कोई दूसरा बिजनेस करेंगे. मैं इसको इम्प्रूव कर देने का नहीं सोच दे रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि भाई ये चीज़ें अवेलेबल है इसी में, इस लेवल पर. पर जब मैंने नोटिस किया, मुझे एक कस्टमर ने मेरे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि यार हम बाहर से एक विंडो लेके आए हैं, क्या आप उन्हें लगा दोगे? तो मैं जब उनके पास गया, भाई हाँ हम लगा देंगे करके. वो मेरे पुराने नॉन कस्टमर थे, उस टाइम की बात है जब हम फैब्रिकेशन करते थे. तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये चीज़ें विंडो इस तरीके की आती हैं. फिर मैं उनसे देखा समझा, पूरा उस ज़माने में भी लोग बाहर से इंपोर्ट करके विंडो ला रहे थे और वो यहाँ लगा रहे थे, और हमें एल्यूमिनियम का काम करते हुए पता नहीं था कि इस लेवल और इस क्लास की विंडोज ऑलरेडी अवेलेबल हैं. देन आई स्टार्टेड लाइक सर्चिंग. तो मुझे उसी वक्त वहाँ मुंबई में एक मिस्टर सुभाष साहू करके हैं, वो मिले, जो एलिटेक सिस्टम्स करके एक कंपनी है. वो इटली से उन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ था और यहाँ पर फ्रेंचाइजीज अपॉइंट कर रहे थे उस टाइम. इट वाज अर्ली 2006-2000 की बात है, 2007 की. तब फिर मैं उनसे मिला, और जब मैंने देखा समझा तो वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था मेरे लिए, आई ओपनिंग था. तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे इंडस्ट्री चेंज नहीं करनी है, मुझे प्रोडक्ट चेंज कर देना है, उसको इम्प्रूव कर देना है. दैट इज़ हाउ, मतलब ये एक के बाद एक दूसरी चीज़ होती चली गई और वो रास्ता अपने आप से बन गया. फिर मैं उसी पे मैंने 1 साल का ब्रेक लिया, फिर मैंने शुरू. जो आपने ब्रेक लिया एंड जब आपने सबसे पहले चालू किया, तो मतलब मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल साइड का क्वेश्चन है कि लाइक बीइंग अ मैन, एक तो घर चलाने का लोड रहता है हमेशा, और आपके बेसिक एक्सपेंसेस को मीट करने का लोड रहता है. तो आपने जो ब्रेक लिया उसको आपने प्लान किया था, कितनी सेविंग्स ऑलरेडी है, या फिर आप मीनवाइल आपके कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और आपने फिर मैन्युफैक्चरिंग का सोचा? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज़ में हो, काफ़ी असेट हैवी,
बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यस। एंड स्पेशली अगर हम एल्यूमिनियम डोर्स विंडोज़ की बात करें, बहुत मशीनरी, हाई-टेक रॉ मटेरियल्स और वो सब। तो आपने ये पूरा ट्रांज़िशन बिकॉज़ बहुत डिफ़िकल्ट है। इवन अगर आप सेम इंडस्ट्री से भी हो, तो भी डिफ़िकल्ट है। तो फाइनेंशियल वाइज़ आपने ये कैसे प्लान किया? मेरे ख्याल से मैं कहूँगा कि मेरी जर्नी एज़ फार एज़ फाइनेंशियल थिंग्स आर कंसर्न्ड, इसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस रहे, जब मैं स्टार्ट किया तो आई वाज़ नॉट हैविंग अ बिग अमाउंट ऑफ मनी टू स्टार्ट, और ऐसा नहीं था कि मुझे कोई 10-20 लाख रुपए दे के काम शुरू हो गया टाइप सिचुएशन नहीं थी। हुँ, आई अर्न्ड, अच्छा। इन्वेस्ट, देन कहीं स्टक हो गया तो वापस कहीं पैसा अटक गया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मनी इज़ नॉट अ सर्टेनिटी बेसिकली ना, इसमें टाइमली आएगा कि नहीं आएगा, प्रोजेक्ट होल्ड हो गया, कोई भी रीजन से डिले हो गया, कई चीज़ें ऐसी हो जाती है कि भाई वो काम, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने प्रोजेक्ट रोक दिया, हाँ, तो ऐसी कई चीज़ें थी जो चीज़ों को या प्रोग्रेस को रोक देती थी, या हुँ, आप प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते थे कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा हुँ, वाला। तो ऐसे कई फ्लक्चुएशंस लाइफ में आए, कई बार मुझे फाइनेंशियल 2 या 3 बार ऐसी सिचुएशन हुई कि मेरे पास बहुत एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट हो गया। अगेन आई स्ट्रगल इन लाइक हम वापस से खड़े हो गए टाइप सिचुएशन थी। तो ये प्लान्ड कभी भी नहीं था। फॉर्च्यूनेटली मैं 2006 में आई गॉट मैरिड, और माय वाइफ इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो शी वाज़ वर्किंग। तो दिमाग में कहीं नहीं था यार कुछ भी होगा तो ये तो देख लूँगी। खाना तो मिल ही जाएगा मुझे। तो आई वाज़ लाइक नाइस, बिट कंफर्टेबल ऑन दैट सिनेरियो, तो मैं उस तरीके से किया। और ब्रेक लेने का मतलब ये था कि मैंने पूरे तरीके से बंद कर दिया था। ओके, कुछ स्मॉल सोर्स ऑफ इनकम्स इधर उधर से चालू थे, पर मैंने एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन को पूरी तरह बंद कर दिया था। उस वक्त मैंने कुछ टर्न की इंटीरियर्स के काम शुरू किए थे, जब नेक्स्ट करके एक चेन आती थी उसके साथ मैंने कुछ किए थे। ओके, तो आई वाज हैविंग सम अमाउंट ऑफ मनी ड्यू ओवर देयर, हुँ, वो भी आ रहा था, तो उससे भी काम हो गया था। तो इस तरीके से वो मैंने किया। पर वो ब्रेक बेसिकली मैंने स्टडी करने के लिए, समझने के लिए, प्लान करने के लिए, या आगे मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा, हुँ, उन सब चीज़ों के लिए लिया। मैंने ऐसे नहीं किया कि ब्रेक लेके मैंने कुछ नहीं किया। ओके, मैं आगे जो ये करूँगा, वो हुँ, मैं कैसे करूँगा वाला सिचुएशन था, उसके लिए मैंने ये किया। ओके। थोड़ा-सा और पहले जाते हैं, हम रियल नंबर्स की बात करते हैं। आपका जो फर्स्ट डील थी एल्यूमीनियम फैब्रिकेशन का, जो फर्स्ट कस्टमर था, उससे आपने कितने पैसे कमाए? हुँ। और कैसे आप मार्जिन्स डिसाइड करते थे? बिकॉज़ जब आप बिज़नेस में एकदम नए-नए होते हो, आपको इतना पता नहीं होता क्या कितने में लेना है, कितने में बेचना है। तो वो थोड़ा-सा आप अगर शेयर करना चाहें? हाँ, देखो मैं इस मामले में बहुत अपने आप को लकी कहूँगा कि मेरे बड़े ब्रदर हार्डवेयर ट्रेड में थे, और उनके कुछ रिलेशंस बहुत अच्छे थे। तो हमें एक बहुत ही शुरू में 1994-95 में मुझे मोहन जी लश्करी हैं, जो जिन्होंने गणपति प्लाजा के प्रमोटर्स ओके, में से एक थे, वो किशोर जी लश्करी तो अब नहीं रहे वो, और मोहन जी लश्करी भी हैं वो। उस टाइम उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी, जो मेरे लिए मतलब स्टार्ट लाइक मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे शुरुआत में ही इस तरीके के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे टाइप्स। तो उन्होंने मुझे वो काम दिया, क्योंकि वो मेरे बड़े ब्रदर से काफ़ी प्यार करते थे, तो उन्होंने कहा है तो तेरे को मिल जाएगा टाइप, तो मुझे वो काम उन्होंने दिया, और आज तक भी उनका स्नेह और आशीर्वाद मुझ पर बना हुआ है। तो इस तरीके से फिर मैंने बहुत काम उनके साथ वो बैक टू बैक किए। उस वक्त सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा था, है ना, उसमें सिर्फ एक ही प्लांट बना हुआ था, पोदार पिगमेंट्स। उसके हुँ, बाद के सारे बाद में डेवलप हुई थी इंडस्ट्रीज। तो मैंने वहाँ एक इंडस्ट्री का काम मुझे मिला, जीनस ओवरसीज उस टाइम बन रहा था, पहला प्लांट उसका उस टाइम लगा था। तो बाकी जितनी भी इंडस्ट्री उस टाइम पर आई, उन सब ने मुझे एक से एक वहाँ से काम ओके, मिलता चले गया। तो इस तरीके से ये अनप्लान्ड तरीके से ही मुझे अपॉर्चुनिटीज़ हुँ, हुँ, मिलती चली गई, और मैं वो करता चले गया। तो फिर मैंने कभी पीछे मुड़, पर ये कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं ऐसा करूँगा करके मेरे साथ वो हुआ, हाँ। पर मैंने अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने उनको अच्छे से इस्तेमाल किया। आई ऑल्सो फ़ील कि अगर आप कुछ ना कुछ करते रहते हो, तो चीज़ें अपने आप होती रहती यस, है। वो शाहरुख खान की मूवी का एक हाँ। डायलॉग है ना। आई बिलीव इन दिस। यस। बट हाँ, अगर आप प्रॉफ़िट्स शेयर करना चाहो कि शुरू से ही आपकी पहली डील प्रॉफ़िटेबल थी या कभी नुकसान लगा हो? प्रॉफ़िट क्योंकि जैसे जो फर्स्ट स्पेशली जो बिज़नेस से फर्स्ट प्रॉफ़िट होता है ना, बहुत खुशी मिलती है ओह कि यस। वाओ! इतने सारे पैसे। हाँ।
क्योंकि कभी-कभी आप जो सैलरी का अमाउंट 1 महीने में सोच रहे होते हो, वो आपको एक डील में मिल जाता है। तो क्या आपके लिए वैसा कुछ था कि आपको इतने पैसे मिले, आपको अभी भी याद है, ऐसा कुछ? हाँ, मेरे को मेरा जो पहला सबसे बड़ा चेक जो अमाउंट था, जो मैंने कभी सोचा नहीं था, वो मुझे गणपति प्लाज़ा का एडवांस अमाउंट जो उसका चेक था, वो वही था। ओके। तो वो इट वाज़ लाइक अ बिग हैंडसम अमाउंट दैट टाइम। तो आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज़ द फिगर्स बेसिकली, पर ये बहुत बड़ा अमाउंट था। और एज़ फार एज़ प्रॉफिट इज़ कंसर्न्ड, प्रॉफिट जो था वो एक रीज़नेबली गुड अमाउंट ऑफ मनी था। और वो जो उस वक़्त जितना मैं अपने करियर की शुरुआत में सोच दे रहा था, हुँ, उससे काफ़ी अच्छा था। ओके, और जब अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती गई तो उससे वो है ना बढ़ता चलेगा करेक्ट। टाइप सिचुएशन। जैसे मैंने स्कूटर के बारे में सोचा तो मुझे लगा नहीं यार मैं कार ले सकता हूँ। ओह! इट वाज़ लाइक दैट एक्चुअली। तो वो काम शुरू करते-करते ही मेरी जो चॉइस थी या जो मेरे जो ख्वाहिश थी ना वो बढ़ती चली गई, सपने बदलते चले गए। दैट वे आई स्टार्टेड। तो शुरुआती 2 साल 3 साल में मुझे अच्छा पुश मिला। आई डिड रियली गुड। ओके एंड देन ठीक है, अपनी स्टार्टिंग अच्छी हुई, आप अच्छा मतलब इट वाज़ गोइंग गुड। बट कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि यार नहीं, मज़ा नहीं मतलब कि अब मतलब कि ऐसा होता है ना बीच में कभी कि आप बहुत ही डीमोटिवेटेड सा फ़ील करते हो कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और करने का सोचते हैं, इसमें निकल नहीं रहा या कभी ऐसा होता है कि बहुत ही टाइट सिचुएशंस भी आ जाती है बिज़नेस में, हाँ। लॉसेस इनकर होते हैं, वैसा कभी कुछ? यस, ऐसा कई बार हुआ, 2 या 3 बार, कई बार तो मैं नहीं कहूँगा, 2 बार 3 बार ऐसा सिचुएशन हुआ कि हमने कुछ प्रोजेक्ट्स किए जो हमारी हैसियत से ज़्यादा थे। और चूँकि करियर की शुरुआत में बहुत ईज़ी मनी आया तो हम लोग बहुत ज़्यादा, मैं पर्सनली बहुत अच्छा फाइनेंशियल प्लानर नहीं था उस टाइम पे। तो हमने पैसा कमाया तो बहुत, पर मैं उसको उस वक़्त मैनेज नहीं कर पाया सलीके से। हुँ, और कुछ ओवर मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट किए, जहाँ पर हमको टाइमली पेमेंट नहीं आया। तो वन थिंग लेड टू अनदर वाली सिचुएशन हो गई, वो थोड़ा-सा एक ट्रबल वाला समय वो हो गया। बट मुझे ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं ना करूँ। और हाँ, 2006 में जब मैंने ये फैब्रिकेशन को छोड़ के और मैन्युफैक्चरिंग वाले फील्ड में जब मैं गया, तब मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि यार मुझे ये नहीं कर देना है, क्योंकि मैं टाइप्ड हो गया था, बोरिंग था, मुझे स्कोप या फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था। आज जो प्रोडक्ट से मैं, मेरा काम ही R&D है, मैं रोज़ नया प्रोडक्ट डिज़ाइन करने पे वर्किंग करता हूँ, पर ये चीज़ें वहाँ उस वक़्त नहीं अवेलेबल थी, बोरिंग था बहुत ज़्यादा। लेट्स टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग कि ठीक है, आपने पैसे कमाए, खुद की थोड़ी-सी प्लानिंग करी, देन आपने थोड़ा-सा ब्रेक लिया, आपने मैन्युफैक्चरिंग का सोचा। बट देन मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी ज़्यादा जैसे अपन ने बात किया हेवीली इन्वेस्टेड वाला चीज़ होता है। अ, आपने वो कैसे पूरा प्लान किया? बिकॉज़ आई थिंक अभी कितने एकर्स का प्लान है एल्फिन का, उसकी लोकेशन चूज़ करना, जैसे कभी-कभी होता है कि फैमिली लैंड होती है, तो आपने वहाँ पे डाल लिया, तो फैमिली सपोर्ट मिला। तो मुझे पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप आपने डाला, वो पूरा एक्सप्लेन करिए। अच्छा, जब जब हम शुरू किए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो सबसे पहले तो मैंने प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लिया। ठीक है। इफ़ आई कैन मेक इट देन आई कैन आपने सेल वो इट। ट्रेनिंग कहाँ से लिया? मुंबई में, जो मैं आपको ओके, बताया था, सुभाष साहू ने वहाँ प्लांट लगाया था। ठीक है। वहाँ एक ट्रेनिंग के लिए उन्होंने एक प्लांट लगाया था, जिनको भी अपॉइंट कर दे रहे थे फैब्रिकेटर्स को। तो आई मेड द विंडो माई ओन ओवर देयर। अच्छा, फिर हम यहाँ आके वापस हमने सोचा, तो हमने यहाँ मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया में एक छोटा सा एक प्लांट था जो हमने रेंट पे लिया सबसे ओके। पहले, वहाँ हमने फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी। इट वाज लाइक अराउंड 1000 स्क्वायर मीटर प्लॉट ओनली, हुँ, जहाँ पर हमने शुरुआत में सबसे पहले प्लांट हमने वहाँ लगाया, ओके, जिसमें आई थिंक 2500 स्क्वायर फीट जैसा एक हॉल था जिसमें मशीन्स लगी हुई थी, बाकी ओपन एरिया था। ओके। बट उस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज मैंने फेस किया कि उस काम के लिए आदमी नहीं अवेलेबल हुँ, थे, बिकॉज सब फैब्रिकेटर वाला ही काम करते थे, उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन थी। हुँ, तो उनको वर्क एनवायरनमेंट जमता ही नहीं था, वो देवर लाइक कि यार ये क्या है, हम इतने सालों से ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही होगा टाइप एटीट्यूड था उनका। बहुत टीम के साथ हमें स्ट्रगल करना पड़ा, लोगों ने आसानी से किया नहीं। हुँ, उन्हीं में से एक दो जन हम चूज करते हुए यार ये अच्छे से करेगा, उसको टीम नहीं मिलती सपोर्ट की तो फिर वो भी परेशान होकर चले जाता। हुँ, तो शुरू शुरू में बहुत स्ट्रगल हमें करना पड़ा उसको एस्टेब्लिश कर देने में। फिर टीम एक एक करके धीरे धीरे लोग अच्छे मिलने लगे, हालांकि सारे प्रोसेस में 1-2 साल निकल गया। हुँ, वहाँ से शुरू करके हमने फिर निवाई पास में एक जगह है जहाँ पर टॉप रोड पर, वहाँ पर हमने लैंड ली। ओके। उस वक्त हमारे पास उतने ही पैसे होते थे कि हम वहीं लैंड ले सकते थे।
तो हमें ये था कि या तो लैंड ले लो या ये वैसे किसी भी काम नहीं आएंगे, बहुत सस्ती वहाँ ज़मीन हमको मिली। तो हम शुरू किए 615 स्क्वायर मीटर के प्लॉट से। ओके। इट वाज वेरी स्मॉल टाइनी प्लॉट, और इट वाज लाइक ए कैसेट रिवाइंडिंग थिंग बता रहा हूँ। और तब ये रोड भी जो आज 4 लेन हाईवे है ये नहीं था। इट वाज लाइक सिंपल 2 लेन रोड थी कोटा के लिए। तो जयपुर से निवाई जाने में भी उस वक्त 1.25 घंटे करीब लग जाते थे। एसी वो रोड थी उस टाइम पे, और बहुत रिस्की ड्राइविंग होता था एंड और पर मैं जाता था वहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन हम शुरू किए, और पहली जब मैंने सबसे पहले वहाँ एक स्लैब कास्ट किया, इट वाज लाइक 1000 स्क्वायर फीट ओनली। तो इतना सही मैं बना पाया, इधर काम चल रहा था। शुरुआती रिस्पॉन्स बहुत पुअर था, मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे प्राइसिंग डिफरेंस की वजह से। इट वाज ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स ऑफ प्राइस कंपेयरिंग विद द रेगुलर फैब्रिकेशन थिंग। तो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाता था कि हम कैसे करें इसको, बहुत उसको कैसे सेल करें, लोगों तक कैसे पहुँचें। अभी तो ये बहुत आसान उपलब्ध है जरिया कि आपने सोशल मीडिया एंड ऑल इधर उधर किया और आप पहुँच जाओगे। उस टाइम थे ही नहीं इतनी। तो फिर हमने एग्जीबिशन होती थी यहाँ पे, आज भी होती है डेकोर इंडिया करके, कॉन्टीन्यूसली 3-4 साल हम उसमें पार्टिसिपेट किए। उससे लोग कनेक्ट किए, लोगों को पता चला कि अवेलेबल है। लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किए, और फिर धीरे धीरे हम लोगों को काम मिलना शुरू हुआ। और हर जगह कोई ना कोई, जैसे मैं आपको फैब्रिकेशन में बताया कि भाई जैसे गणपति प्लाजा या मोहन जी लश्करी मिलियन, मुझे इस तरीके से काम मिला। जब वो हम वहाँ शुरू किए, प्लांट हमने बनाया, कोई 8-9 महीने हमने एक विंडो नहीं बनाया। वी वर सिटिंग टोटली आइडल कि यार आज कोई कस्टमर आएगा हमें कुछ काम देगा टाइप्स। हम लोगों से मिलना जुलना ही चालू रखे। हम आर्किटेक्ट्स और कंसल्टेंट से मिले, उनको एक्सप्लेन किया। और फिर उस टाइम पर केएन एनर्जी बाड़मेर में ऑयल मिला ही था, और केएन एनर्जी वहाँ पर ऑयल फील्ड्स बना रही थी। वहाँ पर एक काम चल रहा था बिल्डिंग का, जिसमें जयपुर के आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट किरण महाजनी जी, उन्होंने शुरू किया था। वो प्रोजेक्ट वो देख रहे थे, और समा वो प्रोजेक्ट हमको मिल गया। इट वाज ए बिग ब्रेक थ्रू। और उसके बाद 2007 में हम शुरू किए थे, 8-9 तक हमारा वो काम खत्म हो गया। अगेन हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू नहीं था। फिर फॉर्चुनेटली आर्किटेक्ट संजय कोठारी जी हैं, उनसे हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने हमें ब्रेक दिया। उन्होंने प्रोडक्ट को समझा और सपोर्ट किया, और आज भी हम उनसे जुड़े हुए हैं। और मैं जो सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब सही वक्त पर आपको ज़रूरत होती है, जब आप प्रोडक्ट एक्सप्लेन, जब वाइल अदर्स आर यूजिंग सो यू आर यूजिंग, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है कि भाई वो भी ये लगा रहा है, मैं भी ये लगा लूँ टाइप है ना। बट द पीपल हु आर गिविंग यू द फर्स्ट चांस, क्या ये नया प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट को देखे समझे, और आपका ये माइंडसेट बना कि नहीं यार दिस इज अ गुड प्रोडक्ट, इट विल वर्क फॉर श्योर, मैटर्स अ लॉट, है ना। तो वो उन लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले समझा, और उन्होंने कहा कि नहीं तुम करो। एंड लाइक वो बहुत बड़ी बात होती है। फिर एक जगह आपने लगाया जो दूसरा देख के तो अपने आप लगता है कि यार मैं भी ये कर लूँ टाइप्स। तो मेरे ख्याल से वो इतनी बड़ी बात नहीं होती है जितनी पहले जो मौके मिलते हैं आपको, आपके लिए बहुत कीमती होते हैं। और आप उसी ब्रेक थ्रू की तलाश में होते हो कि यार कोई तो समझे कि मैं क्या लेके आया हूँ, वाली सिचुएशन होती है। इस तरीके से हमें फिर आज तो हम लोग अराउंड 50,000 स्क्वायर फुट का हमारा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, सारे प्लांट्स CNC हैं। अब सारी टीम, सिस्टम, सॉफ्टवेयर्स, एवरीथिंग इज इन प्लेस एंड ऑल। नाउ थिंग्स आर डिफरेंट। पर हम शुरू तब किए थे जब स्कूटर में आगे कंधे पे पाइप रख के हम लोग जाते थे। तो आज भी मुझे वो याद है कि हाउ आई डिड इट, समटाइम्स पंचर हो गया तो पाइप संभालो कि स्कूटर समझ नहीं आता था, तो हम उस जनरेशन से हैं, हमने वैसे शुरू किया है टाइप्स। इंटरेस्टिंग, वेरी डीप। सारे प्लांट्स CNC है मतलब? जितनी भी मशीन्स पे हम भी काम करते हैं, जो भी ऑपरेशंस हमारी एल्यूमिनियम की प्रोफाइल्स पे होता है, तो हमने हमारे प्लांट में एक सिस्टम है कि हमारा जितना भी कॉन्टैक्ट, अब मैनुअल ऑपरेशंस नहीं है किसी भी सॉफ्टवेयर, मतलब किसी भी प्रोफाइल पे। सारे जितने भी ऑपरेशंस हम कर दे रहे हैं वो मशीन्स में प्रोग्राम्ड हैं ऑलरेडी। तो उससे एरर्स काफ़ी कम होती हैं, और हमेशा प्रिसीजन होता है उसमें। जैसे हमने फैक्ट्री में एक सिस्टम बना रखा है कि हाउ टू हैंडल दी प्रोफाइल। तो हम कभी भी एल्यूमिनियम सेक्शन को सीधा ज़मीन पे नहीं रखते हैं, हम उसको बिल्कुल प्रॉपर स्टैंड्स और हमेशा वहाँ होते हैं। तो एंटायर प्रोसेस जो होता है ना, हमारे यहाँ कोई भी ऑपरेशन ऐसा नहीं है जो बैठ के किया जाएगा।
सारे ऑपरेशन स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, तो लाइक वी हम बहुत पैशनेटली विंडो बनाते हैं। विंडो इज़ लाइक पैशन फॉर मी, और मैं चाहता हूँ कि हर शख्स जो मेरे यहाँ काम कर दे रहा है या मैं जिनके साथ काम करता हूँ वो भी उस तरीके से विंडो को लें। और सब आपने जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला और फर्स्ट ऑर्डर मिलने 6 to 8 months का गैप था, इस बीच में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एग्जिट कर जाते हैं। व्हाट वाज दैट वन थिंग जिसने आपको एग्जिट नहीं करने दिया? मैं कहूँगा गट फीलिंग ही कह लो आप, मेरा ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका था। मैं परेशान तो बहुत होने लगा था, और मुझे लगने लगा था कि यार डिसीजन शायद मेरा गलत हो गया है, और भी मैं वापस चलो फैब्रिकेशन ही शुरू कर दिया जाए टाइप्स एंड ऑल। पर मुझे लग रहा था कि नहीं, ये चलने वाला तो पक्का से है कि हम सही जगह, या तो मैं सही जगह पिच नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं सही लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ जो रियल बायर्स हैं इसके एंड ऑल। और फिर मैं कहीं ना कहीं ये सोचता था कि किसी भी नए प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करने में ऐसा कहा जाता है कि भाई 1 साल जैसा आपको सेटल डाउन होने में लग जाता है। तो मेरे दिमाग में था कि 1 साल तक अगर कुछ नहीं हुआ ना तो हम लौट जाएंगे। तो उससे पहले ही कुछ हो गया, तो इट्स लाइक रेस्ट इज दी हिस्ट्री। ओके, मतलब वेरी क्यूरियस, मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, ठीक है, तो मुझे कॉर्पोरेट फंक्शनिंग पूरी समझ में आती है, जहाँ पे चीज़ें बहुत फॉर्मल है, मतलब एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। बट मैं जयपुर भी रही हूँ, मैं जयपुर मार्केट को अच्छे से जानती हूँ, फैमिली में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, लाइक मोस्टली लोगों को मैंने सिर्फ देसी धंधा करते हुए देखा है कि काम पे जाओ, पैसे कमाओ, एंड एंड ऑफ इट। हद से ज़्यादा थोड़ी बहुत गुडविल आपकी मार्केट में है, तो लोगों ने सिर्फ गुडविल और पैसे पे ही ध्यान दिया है शुरू से, अगर अपन जयपुर मार्केट की बात करें तो। बट मुझे आपकी कॉन्वर्सेशन से और जितना मैंने देखा है एल्फिन के बारे में, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट साइड रखते हो, बहुत फॉर्मल, कि प्रोसेसेस होना, चेक्स होना, प्रॉपर टीम होना, अलग अलग वर्टिकल्स होना, एंड आपने सीए किया है बट आप एमबीए नहीं हो। ना, मैं सीए भी नहीं हूँ, मेरा हाँ, फाइनल आप नहीं सीए हुआ भी है। नहीं हो, आपका फाइनल नहीं हुआ, बट स्टिल, और आपने कहीं और काम भी नहीं किया, आपने शुरू से खुद ने ही खुद का काम किया। तो ये एक विजन मिलना, जैसे मैं देख के आई हूँ इसलिए मुझे समझ में आता है कि मुझे मेरे बिजनेस में वो कैसे अप्लाई करना है। आपको ये कैसे समझ में आता है कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, या मुझे चीज़ों को और ज़्यादा इन प्लेस कैसे लेके आनी है? मैं ये कहूँगा कि शायद ये मेरे कुछ हद तक तो ब्लड में था कि हम लोग सब बिजनेसमैन थे। और मैंने एक लिमिटेशन उस ज़माने में देखी थी जब मेरे पेरेंट्स और बाकी उनके जितने भी सिबलिंग्स हैं सब, आज भी मेरी पूरी फैमिली जो गांव में है वो सब लोग बिजनेस में हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड, बिकॉज अब तो हर चीज़ बाहर है, कहीं से बैठ के कुछ भी कर लो। तो मैं देखता था कि सिस्टम ना होने की वजह से ग्रोथ लिमिटेड है। आप जब बाकी किसी और को अलाउ करेंगे सिस्टम के लिए, आप बाकी किसी से कहेंगे कि तुम हमारे लिए काम करो, तो वो प्रोसेस या सिस्टम होगा तो वो कर लेगा इजीली। एल्स तो एवरीथिंग आई एम कंट्रोलिंग। तो मेरे को पता है कि मेरी एक लिमिटेशन है, मैं एक लेवल तक तो इसको ला सकता हूँ, पर उस लेवल से उसको और ऊपर ले जाने के लिए आई कांट डू इट माई ओन। तो वो कैसे हो, तो वो तभी हो सकता है जब सिस्टम सब जगह होंगे या इन प्लेस होंगे। तो मेरे दिमाग में विजन था कि अगर मैं कुछ करूँगा तो मुझे फिर उसको नेक्स्ट लेवल कर देना है, टाइप सिचुएशन थी। और जब मैं पहली बार किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट किया इस काम को शुरू करने के लिए, तो मुझे लगा कि यार ये ब्रांड मैं क्यों नहीं हो सकता, वाई आई एम लाइक दी फ्लैग बियरर ऑफ समवन एल्स, तो मैं अपना खुद का झंडा उठा के क्यों ना चलूँ। तो मुझे उसी दिन ये दिमाग में, जिस दिन मैं पहली बार शुरू किया तभी मेरे दिमाग में हो गया था कि मेरा अपना ब्रांड तो मुझे बना ही देना। तो मैं शुरू करने के साथ ही इसमें था कि भाई हाउ दे आर डूइंग इट, लाइक मैं उनको नोटिस करना, जज करना, बात करना, समझना, ये मैं शुरू कर दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे ही मेरे में ये आदत डेवलप हुई है। ये ऐसा नहीं था कि शुरू से थी, लोगों से मिला, देखा, समझा, या जो हमारे जो कस्टमर्स थे फॉर्चुनेटली वो सब नेक्स्ट लेवल होते हैं, तो उन सबको क्लोजली देखने का मौका मिला कि कौन कैसे आगे गया, कौन कैसे इस लेवल पे पहुंचा। तो सब ने कुछ ना कुछ सिखाया, और इस तरीके से मैंने अपने आप के लिए पाथ बनाया कि नहीं हमें ऐसे करना चाहिए। बट स्टिल आई एम लाइक
आई हैवंट रीच्ड द डेस्टिनेशन सो फार। मैं अभी तक चल ही रहा हूँ और अभी यात्रा काफ़ी बाकी है। आई थिंक वो तो शायद सबके लिए ही, जो भी लोग यस। बिजनेस में होते हैं, कभी कोई नहीं बोलता हाँ बस मैं इतना ही ग्रो करूंगा, अब हो गया। बिकॉज जैसा आपने पहले बोला कि जो अभी है आपने वो भी कभी ड्रीम नहीं किया था, हाँ, तो वाकई अब में। आप इस लेवल पे पहुंच गए एंड स्टिल यू आर सेइंग कि अभी यात्रा बाकी है। तो आई थिंक इट्स फॉर एवरीवन जो भी शायद बिजनेस में है। यस। अ, अगर आप कुछ नंबर्स शेयर करना चाहो वापस से इन्वेस्टमेंट के तौर पे, कि आपने कब कब क्या क्या एक्सपेंसेस बेयर करे जो बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट थे। फॉर एग्जांपल कि नई मशीनरी में आपने इतना इन्वेस्ट किया एंड आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया वो आपकी खुद की सेविंग्स थी, या फिर आपने जैसे ना फैमिली लोन्स होते हैं, फ्रेंड्स लोन होते हैं, या फिर बिजनेस लोन्स होते हैं, तो आपने वो वाला पार्ट कैसे मैनेज किया? जब सबसे पहले हमने प्लान किया था तो उस टाइम तो आई वाज नॉट हैविंग एनफ अमाउंट ऑफ मनी, और तो कुछ मैंने, फैमिली एंड फ्रेंड्स आर ऑलवेज यू नो दी बेस्ट सोर्स ऑफ मनी, वहाँ से लिए। कुछ मैंने वेंडर से सपोर्ट लिया एंड ऑल। इस तरीके से मैं शुरू किया, पर मेरा जो एक्सपेंशंस का पॉलिसी रहा वो अर्न एंड इन्वेस्ट, और फिर इन्वेस्ट इतना कर लो कि फिर अर्न एंड स्क्वायर ऑफ देन अगेन अर्न एंड इन्वेस्ट टाइप्स रहा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट रहा। मैनी टाइम्स आई गॉट द अपॉर्चुनिटी बाय द यू नो द वेंचर कैपिटलिस्ट एंड ऑल, दे ऑफर्ड मी कि भाई हम डाल देते हैं या कर लेते हैं टाइप। पर मुझे वो सूट नहीं किया, क्योंकि अर्लियर जब मैंने स्टार्टेड माय करियर उस वक्त मेरे कुछ बुरे अनुभव थे इस तरीके से कि फिर मुझे लगा कि नहीं, हम चाहे धीरे चलेंगे पर हम हमारे तरीके से ही चलेंगे। और तो सबसे ज़्यादा जो मैं महसूस करता हूँ कि मेरी ग्रोथ और ज़्यादा हो सकती थी जहाँ मैं हूँ अभी, अगर मेरे पास एक अच्छी गुड कंट्रोलिंग टीम होती। लाइक हम 2 या 3 जन अलग अलग फील्ड के एक साथ जुड़ के और फिर शुरू करते, या उस अलग अलग, जैसे समवन इज टेकिंग केयर ऑफ द फिनेंसेस, समवन इज टेकिंग केयर ऑफ द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस, एंड समवन इज टेकिंग केयर ऑफ द मार्केटिंग एंड प्रमोशंस थिंग्स। इट कैन बी अ गुड कोलैबोरेशन अमंग द फ्यू, तो आप उससे बहुत तेज़ी से आगे चले जाते हो। पर जब आपको ही सब कुछ मैनेज करना होता है तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। और एट द सेम टाइम every customer or consultant wants you to be there at site. They never like most of the times ये होता है कि सबको लगता है कि नहीं आप ही आओ वाली सिचुएशन, और वो इतनी ज़्यादा लिमिटेशन हो जाती है कि वो अगर आप एक चीज़ को संभालने जाते हो तो फिर दूसरी छूट जाती है। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, और वो बेसिकली वो लाला कल्चर की वजह से ऐसा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें शुरू से ही ऑर्गेनाइज्ड और प्रोसेस्ड होनी चाहिए, और पर्सन की प्रेजेंस जरूरी नहीं है, प्रोडक्ट और सिस्टम शुड बी इन प्लेस। सो व्हेन यू सेड कि अगर आपके पास में अच्छे लोग होते, तो डू यू मीन पार्टनर्स, कि आपके बिजनेस के 3 या 4 पार्टनर्स होते या 2 पार्टनर्स होते जो कि अलग अलग वर्टिकल संभाल रहे हैं? मैं पार्टनर वर्ड यूज नहीं करूंगा। आई थिंक दोज आर लाइक द फाउंडर्स हाँ, टुगेदर, फाउंडर्स। लाइक एक पार्टनर्स इन क्राइम थिंग है वो बेसिकली, हाँ। कि आपने कुछ आइडिया सोचा या आप साथ उसको आगे लेके चल रहे हैं। तो उस चीज उसमें चीजें, हर शख्स हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता है। से इफ माई आई मे बी एन एक्सपर्ट इन द फाइनेंस मैनेजमेंट, और मे बी इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस, मे बी इन मार्केटिंग एंड सेल्स। तो बाकी चीजें तो मैं कॉम्प्रोमाइज ही कर रहा हूँ ना, वो मेरा स्किल सेट नहीं है। करेक्ट। तो अगर वो स्किल सेट मुझे कोई सपोर्ट करने वाला दूसरा बंदा होता है, भाई तुम प्रोडक्शन ही देख लो, तो आई एम लाइक वो उसका ज़्यादा बेहतर स्किल सेट है या किसी और का है। तो तो सपोर्ट करने वाला मतलब एम्प्लॉय के तौर पे, नो नो, पार्टनर की तौर पे? इनिशियली अगर अच्छा। फाउंडेशन स्टेज पर अगर मुझे कोई फाउंडर मिल जाता जो मेरे साथ ओके। इस तरीके से हम टीम बना के शुरू करते थे, तो हम्म। लेटर व्हेन आई स्टार्टेड मुझे टीम इतनी स्ट्रांग मिल जाती थी कि वो अच्छा। उसी माइंडसेट उसी विजन से हैंड टू हैंड चलते। ओके। तो मैं जितना भी देखा और समझा, जितने भी लोगों ने एक नेक्स्ट लेवल तरक्की करी वो एक अच्छी टीम से ही करी है। और चूँकि ये फील्ड बिल्कुल ब्रांड न्यू था, ये लोग इसके बारे में जब मैं शुरू किया जानते समझते ही नहीं थे, इसके लिए टीम ढूंढना ही मुश्किल था। जब हम लोगों से कहते थे कि हमें सिस्टम डिजाइन करवाना है विंडो का, तो उनको लगता था ये क्या होता है। लोग इवन वो जानते ही नहीं थे कि भाई ऐसे कोई विंडो सिस्टम्स भी बनते हैं टाइप्स। जब हम डिजाइनर या ऑटोकेड या सॉलिड वर्क्स पे काम करने वाले ढूंढते थे तो मिलते ही नहीं थे ना पहले। उनको उसको एज ए करियर गोल चूज ही नहीं करते थे कि भाई फिनिश स्टेशन इंडस्ट्री करियर हो सकता है।
Now see today, Hmm. every corporate, big corporates are like into the aluminum fenestration or the PVC fenestration. आर यू ओपन टुडे कि अगर आपको कोई ऐसा फाउंडर आज मिले तो क्या आप उनको को फाउंडर बनाने के लिए ओपन हो? ऑब्वियसली दिस मुझे कम्स विद इन्वेस्टमेंट कि उनको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, तो ये वैसे ही हो गया कि वैल्यूएशन एंड देन आई डोंट नो, मैंने इस बारे में भी सोचा नहीं है, पर वो अगर आज कोई मिलता है तो वो फाउंडर तो नहीं ही होगा, हाँ, वो तो अपॉर्चुनिस्ट होगा बेसिकली, ही इज यस, हैविंग द मनी एंड ही विश टू इन्वेस्ट इन इट। या पर फाउंडर जब होता है तो उसमें वो पैशन होता पैशन, है ना, वो उससे प्यार करता है, उसको उसने हाँ, शुरू किया होता है, तो वो एक हाँ, नेक्स्ट लेवल अटैचमेंट होता है। हाँ, आज अगर मुझे कोई इन्वेस्टर कोई मिलेगा ना तो हुँ, उसके लिए तो मनी मैटर्स, हुँ, नॉट द इंडस्ट्री, यू नो। या, भाई उसको उसने पैसा दिया एंड ही वांट्स टू मेक मनी आउट ऑफ हुँ, इट, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। तो इफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई नीड और लाइक इट इज लाइक रिक्वायर्ड और समथिंग, देन वो उस पर तय करेगा, पर वो फाउंडर तो फॉर श्योर आज नहीं मिलने वाले हैं। we are sitting in your podcast and I'm really happy कि मुझे ये होस्ट करने का चांस मिला है। मुझे एक तो ये भी समझना है कि पॉडकास्ट के थ्रू काइंड ऑफ ब्रांड बिल्डिंग हम बोल सकते हैं, और ये अगेन बहुत लाइक जो ब्रांड्स लाइक मल एमएनसीज हैं वो ये तरीका अपनाते हैं कि जैसे स्टैंड अप शोज बनते हैं या कोई भी सीरीज बनती है, इनफैक्ट जो अपने डेली सोप्स आते हैं टीवी पे उस पे लिखा हुआ आता है पावर्ड बाय XYZ कंपनी और ये सब कुछ। बट ये आजकल पॉडकास्ट और जो वेब सीरीज वगैरह आती है उनमें भी होता है। मतलब अगेन आई रियली वांट टू नो कि आप मेरे फादर फिगर जैसे हो। आपका ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं रहा है कि जैसे लाइक जो बाहर से पढ़ के आए हो, बाहर का बिजनेस देखा हो। व्हाई एंड हाउ डिड दिस आइडिया कि हम पॉडकास्ट एक चालू करते हैं, अ गुड वे टू कनेक्ट पीपल, टू बिल्ड योर ब्रांड, तो उसके अराउंड आपका क्या विजन था? ये एक्चुअली आप ये कह दो कि मुझे ये लग रहा था कि हम जैसे ऐसे कई लोग होंगे जो कभी सुने नहीं गए, हम्म, है ना। हमने जैसे अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तुमसे तो मुझे लग रहा है कि मैंने ये स्टोरी बहुत रेयर ही कभी किसी से शेयर की होगी और हम्म, मैंने बताई होगी कि मेरी जर्नी क्या है। इवन माय ओन किड्स एंड फैमिली, yeah, यू नो द किड्स बेटर, yeah, दे डोंट वांट टू लिसन एंड लाइक तो मुझे लगा कि मैं, मेरा जो आइडिया था इस पॉडकास्ट के पीछे वो ये था कि ऐसे कई लोग हैं, hmm, ब्रांड बिल्डिंग वाज दी बाई प्रोडक्ट टेक्निकली, okay, पर मैं एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाना चाहता था उन लोगों के लिए जो जिन्होंने शुरू किया और फिर वो एक लेवल तक पहुँचे, जो लाइक दी हमारी टैगलाइन भी आइडियाज़ टू एम्पायर है। तो उन्होंने क्या किया, हर एवरी एंटरप्रेन्योर हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी, yes, डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट फेलियर्स, डिफरेंट गेन्स। तो मे बी ये कुछ नए लोगों को जो शुरू कर देने वाले हैं वो इंस्पायर करें या उन्हें कुछ सीखने को मिले। hmm, और हमारे शहर में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने नेक्स्ट लेवल अचीव, हम तो कुछ भी नहीं है, मतलब आई तो नथिंग, बहुत लोग हैं जिन्होंने नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट किया है, बहुत बड़े बड़े से ब्रांड्स बनाए हैं और, पर वो बहुत ज़्यादा बोले नहीं हैं या वो उस उस जनरेशन से नहीं है कि वो इतना अपने बारे में बताते। हम राजस्थानी का तो नहीं, सब आपकी कृपा वाला एटीट्यूड करेक्ट, है ना। वी नेवर बिलीव इन लाइक शो ऑफ एंड अदर हम्म, थिंग्स। तो कोई अगर हमें नमस्ते भी करता है या भाई क्या हाल है तो हम भी कहते हैं सब आपकी कृपा है हाँ, तो हम उस यस, जनरेशन के लोग हैं। तो मुझे लगा कि उन लोगों को सुनना चाहिए, उन्हें बोलने का मौका देना चाहिए। तो हालांकि मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी पॉडकास्ट का हिस्सा बनूं, पर नहीं सिंस इट इज़ लाइक नहीं दी स्टार्टिंग ऑफ दी, नॉट एट ऑल, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस वजह से टेक्निकली शुरू किया। और ऑब्वियसली ब्रांड तो एक बाई प्रोडक्ट है, उसको तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल ही जाएगा, पर मेरा बेसिक विजन इसके पीछे ये था कि ओके, लोगों से हम जानें, सीखें, समझें, और नए आने वाले लोग जितना कनेक्ट करेंगे उनके लिए शायद बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी। यस, तो मेरा जो बेसिक रीज़न था वो यही था। लवली। तो in your podcast and you being the founder of Elfin, and मैंने ये पॉडकास्ट का सेगमेंट है जिसको हम बोलते हैं एल्फिन पॉडकास्ट सेगमेंट, ओपनिंग्स दैट मैटर, जो कि आपकी टैगलाइन है।
So Elfin, who designs aluminium doors and windows, and doors and windows आपके घर का बहुत essential part होती है, because चार दीवारी के अंदर सिर्फ यही दो चीजें हैं जो आपको बाहरी दुनिया का एक आउटलुक देती है, and that is why these openings do matter. तो इस सेगमेंट में we have few questions for you. Door someone opened for you. So who was the person who opened an unexpected door for you early in the journey? Someone who believed changed the direction of Elfin. While I was the fabricator only, Mr. Mohanji Lashkari, he was like, he helped me amazingly. And once I started the system window, architect Sanjay Kothari was one of the person who understood the product and he gave us the chance. Yes. The door that you had to close. What was that one door you had to close? It can be a relationship, mindset, habit, or business line that helped you grow. मैं इसको इस तरीके से कहना चाहूँगा कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बताते हैं या एडवाइस करते हैं तो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स आर देयर, पर हर बार परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पर डिस्कशन स्टार्ट होता है और कॉमर्शियल्स पे आके क्लोज होता है. I want to close the door for the people who starts the discussion with the commercials, not with the specifications. I want to discuss the specification, not the commercials, the रुपया money कितना क्या होने वाला है. और you should always take the product which is suitable to your project. Okay. ये तो वो हुआ जिसका आप डोर क्लोज करना चाहोगे. ऐसा कौन सा डोर है जो आपने क्लोज किया है पिछले कुछ सालों में, जब से आपकी ये जर्नी चालू हुई, जिसको क्लोज करने से आपको फायदा हुआ? इनिशियली तो मुझे नुकसान हुआ था व्हेन आई स्टॉप्ड वर्किंग इन बेसिक प्रोडक्ट्स एंड ऑल. तो इनिशियली तो आई लूज अ ह्यूज बिजनेस बिकॉज ये इतना चल नहीं रहा था, पर इन दी लॉन्गर रन मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ उस चीज़. तो मैंने बेसिक जो बिना क्वालिटी के प्रोडक्ट्स थे वो पूरी तरीके से बंद कर दिए. द ओपनिंग फॉर दिस ईयर, if you could open one new opportunity for Elfin or for yourself this year, what would it be? तो इसमें दो सेगमेंट है. एक कोई नई अपॉर्चुनिटी जो आप एल्फिन के लिए आने वाले साल में खोलना चाहते हो, मे बी कोई नई प्रोडक्ट लाइन, मे बी कोई नया वर्टिकल, या फिर मे बी आपको इसको और मतलब कुछ भी हो सकता है एल्फिन के लिए, कौन सी नई चीज़. एंड इवन फॉर योर सेल्फ पर्सनल फ्रंट पे भी कौन सी नई ओपनिंग आप खुद के लिए खोलना चाहते हो? तो एज फार एज प्रोडक्ट फ्रंट इन कंसर्न, R&D इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ इट, बट मैं काफ़ी टाइम से ये बात सोच रहा हूँ कि भी हम एक थर्मल ब्रेक लाइन लॉन्च करें प्रोडक्ट्स की. और मैं पहली बार ही बता दे रहा हूँ, अभी ये सब बिहाइंड दी कर्टेन्स था. एंड ऑफिल इन कमिंग 3 मंथ्स, हम काफ़ी एडवांस स्टेज में हैं, इन कमिंग 3 मंथ्स हम वो प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर देंगे. हमारा होमवर्क हो गया है, मशीन्स एंड एवरीथिंग इज इन प्लेस एंड वी आर अबाउट टू लॉन्च थर्मल प्रोडक्ट लाइन. यस. तो हम जो प्रोफाइल्स बना रहे हैं वो थर्मल ब्रेक प्रोफाइल्स हैं जो बाहर से की जो एनर्जी, एनवायरमेंटल एनर्जी को अंदर आने से रोकेगी. इट इज मोर और लेस है ग्रीन प्रोडक्ट, समथिंग लाइक सस्टेनेबल. अच्छा, लवली लवली. तो ये ग्रीन प्रोडक्ट हो जाएगा और ये जो एनवायरमेंटल हीट है उसको अंदर नहीं आने देगा. तो अंदर जब हीट कम आएगी तो आपका AC कम चलेगा, तो एनवायरमेंट एंड इट्स अ बिग स्टडी. समझ गए. तो ये टाइम कम रहेगा उसके बारे में बताने के लिए, बट दैट इज़ व्हाट मैं ये सोच रहा हूँ. और पर्सनल फ्रंट पे मैं बहुत सीरियसली सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को कुछ वक्त दूँ. और मैंने कुछ शुरू भी किया है कि भाई मैं 5 डेज ए वीक काम करूँ और मेरे फ़ोन के घंटे कम कर दूँ. पर ये सपना सही लग रहा है अभी तक तो. बट मैं चाहता ही हूँ कि मैं साल में कम से कम 20-25 दिन तो एक्सक्लूसिवली अपने आप को दूँ, जब मैं खुद के साथ ही रहूँ टाइप. अच्छा, आपने कभी विपासना किया है? नहीं, अभी तक तो मैं नहीं किया. अभी तक तो विंडोज़ ही मेरे लिए सब कुछ है, तो ऐसा मौका मिला नहीं. विपासना कैन बी अ गुड
प्लेस टू स्टार्ट। तो वहाँ पे ऐसा ही होता है कि आप 10 दिन खुद के साथ ही होते हो, नो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, आपको अपना फ़ोन भी जमा करवाना पड़ता है अथॉरिटीज़ को। वाह। और आश्रम सेटअप में होता है, आपका रूटीन बहुत फिक्स होता है, किस टाइम उठना है, आपको क्या खाने पीने के लिए मिलेगा, एंड आप अंदर भी किसी से बात नहीं कर सकते। अच्छा। तो अगर बिकॉज़ आपने ऐसा बोला कि मैं साल की 20-25 दिन खुद को दूँ, तो आप उसमें से 10 दिन, ये 10 दिन से ही कोर्स चालू होता है, इसका फर्स्ट जो होता है, मिनिमम 10 डेज। मिनिमम 10 डेज़, नो कॉस्ट इन्वॉल्व्ड, नो फीस, किसी भी विपाशना आश्रम में, पैन वर्ल्ड कहीं भी चले जाओ, नो फीस। आपको बस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। एंड हाँ, दैट्स अ गुड, मतलब काफ़ी ज़्यादा एनलाइटनिंग होता है, बिकॉज़ बहुत अलग एक्सपीरियंस है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। यस, तो वो टाइम आप 100% खुद को दे पाओगे, एंड आई थिंक एक बार तो ट्राई करना चाहिए। मुझे भी करना है, मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा, बट हाँ। हाँ, तो हम पक्का से करूँगा मैं इसको। ठीक है, चलो मूविंग अ बिट टुवर्ड्स योर पर्सनल साइड, वी हैव हर्ड योर जर्नी, और वो काफ़ी एक्चुअली एडवेंचरस रही है, काफ़ी इंस्पायरिंग भी रही है। तो अगर आपको मौका मिले यंगर तुलसीराम मोदी से बात करने का, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा? भाई सीए कर लेता। बट व्हाई डू यू से सो? क्योंकि अभी मेरा ऐसा मानना है कि जब डिग्री मैटर्स अ लॉट, अच्छा। उसका एक अनड्यू एडवांटेज भी काफ़ी मिलता है। और वो मेरा क्या है कि एक नहीं पूरा किया गया सपना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो एक ऐसा काम था जो मैंने अधूरा छोड़ दिया, या तो मैं करता ही नहीं था, तो आई वाज लाइक ओके। अच्छा। पर वो मेरे लिए हमेशा ऐसा रहेगा कि मैं उसे कर नहीं पाया, तो वो मेरे लिए ऐसा थोड़ा सा एक नेगेटिव अप्रोच है कि यार मैंने वो किया था और मैं वो कर नहीं पाया। अच्छा, मतलब आपको पर्सनली वो पसंद नहीं है, बट देन हाँ, कि मैं कुछ करूं और मैं उसे छोड़ दूं। छोड़ दूँ, हाँ। बट देन सीए ना करने से आपको कुछ नुकसान हुआ कि, या फिर इफ़ आई पुट इट दिस वे, कि अगर आप सीए होते हम्म। तो आपको कुछ जगहों पे कुछ फ़ायदे होते, हम्म। ऐसा लगता है आपको? यस। देखिए, मैं इसको इस तरीके से रखना चाहूँगा कि जब जब आप किसी को भी, एजुकेशन मैटर्स अ लॉट, हाँ। डिग्री ऑलवेज मैटर्स अ लॉट। हुँ। अगर मैं अपना विजिटिंग कार्ड किसी के पास भेज रहा हूँ, भले ही मैं हुँ। विंडो के लिए ही जा रहा हूँ और उस पर लिखा हुआ है सीए और एमबीए और समथिंग, हुँ। और जब वो मेरे कंपटीशन से डील कर दे रहे हैं, वो इज़ लाइक ए सिंपल ग्रेजुएट और समथिंग, तो डेफिनेटली हमारे आईक्यू लेवल में डिफरेंस होगा, हमारे बात करने के तरीके में फ़र्क होगा, हुँ। और वो कार्ड भी एक मैसेज तो देने वाला ही है जिस पर डिग्री रखी हुई है। तो ओके। इसका फ़र्क तो पड़ता है। तो पढ़ के किसी ने काम शुरू किया और एक बिना पढ़े शुरू किया, तो इट मैटर्स। एंड आपके लिए सक्सेस जब आपने चालू किया 1994 और 1995 में, तब आपके लिए सक्सेस की क्या डेफिनेशन हुआ करती थी, और अब आपके लिए सक्सेस की क्या डेफिनेशन है? मेरे ख्याल से पूरी तरीके से बदल गई है। जब हम शुरू किए थे तो रोटी कपड़ा और मकान वाज द रिक्वायरमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उस वक्त जब मैं शुरू किया था, एक स्कूटर आता था LML वेस्पा, वेदर यू हर्ड या। इट, एक RX 100 करके यामा की बाइक आती थी, दैट वाज द ड्रीम। तो उतना ही सोचता था कि मेरा इतने पैसे हों कि मैं एक दिन ये बाइक लूँ, और या फिर मैं ये स्कूटर लूँ। ऑल दो आई बॉट, मैं दोनों ली हुए जब मेरे पास पैसे हुए तो। बट अभी मुझे लगता है कि पैसा इज़ नॉट द सक्सेस बेसिकली। आपको लोग कैसे जानते हैं, लोग आपके बारे में कैसे बात करते हैं, लोग आपको कैसे ग्रीट करते हैं, आपकी क्या पहचान है समाज में, इज़ दी बेसिकली दी मेन मनी इज़ दैट एक्चुअली, कि आप समाज को वापस क्या दे पा रहे हैं। आप, ये पॉडकास्ट इज पार्ट ऑफ दैट एक्चुअली, कि भाई मैं कैसे आप कंट्रीब्यूट कर हाँ, सकते हैं, है ना। इट्स अ वे और ऑफ पैसे यू का कोई गिविंग बैक। लिमिट नहीं है, आप कितना भी हाँ। कमा लो कभी ख़त्म नहीं होता है यस। ना। आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑलवेज रिमेन्स सेम। यस। आप गाड़ी का ब्रांड बड़ा कर लोगे, हम्म। पर अल्टीमेटली आपका जो जो खाने वाला जो आपका स्टमक का साइज तो वही रह जाने वाला है। दैट इज़ द अल्टीमेट नीड इज़। तो मुझे लगता है कि जो मेरा जो विज़न है वो पूरी तरीके से बदल गया है। तो
फॉर मी नाउ मनी इज नॉट द मनी एक्चुअली. बट आई थिंक ये भी, एंड आई थिंक यू विल अग्री या फिर नहीं भी, ये सब कुछ एक बार पैसा आने के बाद ही समझ में आता है कि पैसे के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती है, या फिर ये समझ में पैसा आने के बाद ही ही आता आता है. दैट यस, इज द फैक्ट. जितने भी लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया है, इवन द स्टीव जॉब्स को भी तब समझ में आया. करेक्ट, हाँ, जब कि वो भाई, स्टीव जॉब बन गया. हाँ, उससे यस, पहले तो आदमी को, हर शख्स की एक ही लड़ाई है जब वो शुरू कर. ये पॉडकास्ट में बोलने के लिए अच्छा लाइन है, मेरा ये विजन था एंड ऑल दैट. हाँ, बट आई थिंक जब भी कोई करियर शुरू करता है, उसका अल्टीमेट विजन टू मेक मनी ही टू होता मेक है. मनी. दैट वाज द अल्टीमेट रिक्वायरमेंट. उसको अपना लाइफ सेटल करना है, घर बनाना है, शादी करनी है, बच्चों का करियर बनाना है. तो वो सब हो जाने के बाद ही आपको ये समझ में आता है कि नहीं यार, अब मैं कुछ और कर लूँ. एंड अब मतलब ये अभी ही निकल के आ रहा है विद आवर कॉन्वर्सेशन. जब आप ऐसी बातें करने लग जाओ, तब आई थिंक इंसान को समझ जाना चाहिए कि वो सक्सेसफुल हो चुका है. मेरे ख्याल से वो क्या है कि मुझे नहीं लगता कि सक्सेसफुल आप कभी होते ही नहीं हो टेक्निकली, है ना. सक्सेस का कोई क्राइटेरिया या पैरामीटर नहीं है, नहीं, हाँ, वेरी सब्जेक्टिव है है, ना. तो but हाँ. आप में भी, मैं जब शुरू किया मुझे लगा कि आज के 10 साल पहले भी संतोष, शायद मुझे लग रहा है कि मुझे मी टाइम देना है. मैं ये काम 10 साल पहले भी कर सकता था जब मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई थी, मेरे पास घर था, ऑफिस था, फैक्ट्री थी. तो मुझे फर्दर एक्सपांशन में जाने की ज़रूरत नहीं थी. मैं बाकी जो करता उससे आराम से अपनी ज़िंदगी जी लेता. पर आपको कभी सक्सेसफुल आप अपने आप को महसूस करते ही नहीं हो. ये विशियस सर्किल है, आप इसमें लगे ही रहते हो, इससे बाहर नहीं निकल सकते. किसी दिन इसी में, Okay. है ना, ख़त्म हो जाओगे टाइप सिचुएशन हो जाती है. तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ऐसी बात करने का मतलब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं. पर हाँ, आपको एक लेवल के बाद जब आपकी रूटीन ज़िंदगी से पैसे की रिक्वायरमेंट की टेंशन ख़त्म हो जाती है, तो आपको बातें बनाना आ जाता है. Yes, rightly, and I would say very openly said. या आई थिंक मुझे ऐसा ही लगता है कि आप ये सब हाँ, स्टेटमेंट, ये जुमले आप yeah. तभी इस्तेमाल करते हो जब आपके पास में रूटीन में पैसा कमाने की जद्दोजहद ख़त्म हो जाए. Yes. Coming towards the end of our podcast, I really want to know, for an individual, uh, like especially for the young generation, जिनको रियली लाइक एंटरप्रेन्योर बनना है, खुद का कुछ चालू करना है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने ओवर टाइम सीखी है, या फिर आपने आपके फेलियर से सीखी है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है इस जर्नी में. तो मे बी एनी 3 or 5 थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट टू एंटरप्रेन्योर्स कि ये तो करना ही करना, या फिर ये मत करना. देखो, जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, सब ने ये बात तो सभी से कही है कि भाई मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है. आपको बहुत लाइक लग के काम करना पड़ेगा टाइप, बहुत डेडिकेशन रखना पड़ेगा एंड ऑल. पर मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले तो आप वही करिए जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपका पैशन हो कि नहीं मुझे ये करना है, वेदर यू आर अर्निंग और नॉट. इट्स लाइक टू बी ए म्यूजिशियन. आपको गाना बजाना पसंद है, आपको बुक लिखना पसंद है, तो आपको व्यापार करना पसंद है. इट इज़ लाइक दी, दैट इज़ व्हाट द एंटरप्रेन्योरशिप इज, है ना. आप म्यूजिक बजा रहे हो तो बजा रहे हो, तो यू आर नॉट थिंकिंग कि इसमें मुझे क्या मिल जा रहा है. इट इज़ लाइक दैट. तो आप उस तरीके से आपको ये शुरू करना चाहिए कि मेरा पैशन है, मेरा शौक है, मुझे कपड़े बनाना है, तो फिर बनाओ यार, बिक तो जाएगा ही. तो आप उसमें ना उसको गिव अप ना करो, आप उसमें पूरी शिद्दत से काम करो. लव वॉट एवर यू आर डूइंग, तो ही करो, नहीं तो मत करो. पहला तो जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है. और दूसरा, यंग जनरेशन स्पेशली, आई थिंक एवरी यंग जनरेशन प्रॉब्लम मे बी दी प्लस पॉइंट इज कि दे नीड मी टाइम ऑल टुगेदर. लाइक इफ़ यू वांट टू बी ए एंटरप्रेन्योर, तो फिर मी टाइम शुरू में मत सोचिए. आप एक डेस्टिनेशन तय करिए कि मैं यहाँ से शुरू करूँगा और यहाँ तक तो मुझे रुकना ही नहीं है, फिर मैं पॉज लूँगा. तो वहाँ तक तो आप दौड़ते रहिए. फिर आप मी टाइम पे थोड़ा सा लाइक कंट्रोल करिए, जब तक कि आप लेवल आप तय कर लीजिए कि ये मेरा पहला पड़ाव है, फिर ये मेरा दूसरा पड़ाव है. उस तरीके से आप उसको करिए और हमेशा एथिक्स पे रहिए. सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है. इट मे टेक टाइम, इट विल कम फॉर श्योर. आप हमेशा एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कि जल्दी जाने के लिए मैं ऐसा कर लूँ तो ये शॉर्टकट आ जाएगा, या ये इस तरीके से जाए तो ये आ जाएगा.
दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से देम। और जो जो मुझे भी लगता है कि हर शख्स, वेदर वो जॉब कर रहा हो कहीं पे या वो खुद का अपना काम कर दे रहा हो, जॉब इज ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। आप उसे नौकरी की तरह ना करें। टेक द चार्ज, बी द ऑनर। If I am the production manager of a plant, then I am the malik of that production area. I should have that mentality कि इसके अंदर अगर बॉस भी आएगा ना तो मुझसे पूछेगा। आई एम दी बॉस हियर। तो आप क्यों उसको जॉब या एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, मुझे नहीं समझ में आता कभी भी कि इफ समवन इज लाइक, इवन इफ अ लेडी इज सिटिंग एट द रिसेप्शन, देन शी इज द ऑनर ऑफ दैट फ्रंट ऑफिस एरिया। शी शुड टेक द चार्ज। If even the boss is breaking the rule, she should or he should have the guts to say नहीं बॉस ये नहीं चलेगा इधर। तो नो वन इज टेकिंग द चार्ज। तो वो आप इधर से एम्प्लॉय हो जाते हो, आप यहाँ आपके दिमाग में वो नौकरी वाला कंसेप्ट आ जाता है। डोंट डू दैट। इंटरेस्टिंग। टेक द चार्ज। आई एम दी। अगर आपने मुझे कह दिया और मैं शिद्दत से नहीं कर रहा हूँ ना, थ्रो मी आउट। पर मैं तो गार्ड से आप क्या उम्मीद करते हो? गार्ड से आप ये एक्सपेक्टेशन करते हो ना, भाई मेरे पापा भी यहाँ अंदर मत आने देना। तो गार्ड इज दी लाइक वो टेरिटरी उसकी है, ही इज दी बॉस। वंस यू लीव दी हाउस और आपने गार्ड के हवाले कर दिया है, अब वो किसी को नहीं आने देगा। ही इज दी बॉस ना। इंटरेस्टिंग। तो ये चीज़ मेरा जो सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट है वो ये है। हर शख्स एक स्टोरी सुनाता हुआ ही आता है कि ये इस वजह से नहीं हुआ, या ये उसकी वजह से नहीं हुआ, या इसकी वजह से नहीं हुआ। तो मुझे समझ नहीं आता भाई तुमने क्या किया। ये उसने नहीं किया, ये उसने नहीं किया, ये उसने नहीं किया, पर ये काम नहीं हुआ। तो व्हाट यू डिड। वो ये कर रहा था, वो ये कर रहा था, वो तो तुम तो कुछ नहीं कर रहे थे। मीन्स इट इज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना। अब जवाब कैसे दे रहे हो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा होता है। पर लाइक मुझे सबसे ज़्यादा मिसिंग पॉइंट लगता है कि अब हम जिस जनरेशन थे हमें तो नो एक्सक्यूजेस। हमारा जैसा कि सुबह अगर आपने कहीं जॉब किया है तो सुबह झाड़ू भी आपने लगा देनी है। मैं तो उस जनरेशन से शुरू किया था जब गांव में हमारा शॉप था। सुबह 5:30-6 बजे मैक्स हमारा शॉप ओपन होता था। 5:30 और 6 in the morning। एंड आई वॉज दी फर्स्ट पर्सन जो पूरा क्लीनिंग खुद अपने हाथ से करके हम उधर बैठते थे और शाम को मंगल करके आते थे। आई वॉज दैट। तो मुझे तो अभी भी ऐसा नहीं लगता है कि अगर मेरा पियोन नहीं आया तो आई एम विलिंग टू डू इट। व्हाई कांट आई? But if my receptionist is waiting for someone to come to clean the front office because peon is not there, तो भाई मेरे ऑफिस में जो भी एंटर कर जा रहा है that is not good impression नहीं है यार। क्यों? Take the charge. Got it. Very very good insights। या फिर आई वुड से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस पॉइंट से। एटलीस्ट मुझे तो एंड ऐसा होता है कि कभी कभी आप जो कुछ चीज़ें कहीं पे पढ़ते हो, सोचते हो या सुनते हो, एंड जब वो आपको सेम चीज़ें किसी और से सुनने को मिलती है हु इज़ वेरी एक्सपीरियंस, तो वो वो आपके हार्ट में और गहरी होती जाती है, आपके दिमाग में और गहरी होती जाती है। वो हैंड्स प्रूव्ड वाला फील आता है। हैंड्स प्रूव्ड वही कि आपको मतलब वो हो जाता है। एंड देन सो लाइक I loved what you just said. Great. Lastly, for the viewers, this question is very open. ऐसा कोई कोट या कुछ वैल्यूज़ जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप भले ही लाइफ या बिजनेस के किसी भी फेज़ में हो, आप हमेशा उसको फॉलो करते हो, एंड योर मैसेज फॉर द व्यूअर्स। मेरा अपना पर्सनैलिटी इस तरीके आई ऑलवेज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट आई डू और व्हाट आई डिड और व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो कभी भी एक्सक्यूज मत तलाश करो। यू आर द पर्सन हु इज ड्राइविंग एंड यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द जर्नी एक्चुअली। कि आपके साथ जो लोग बैठे थे गाड़ी में उन्हें आप कैसे पहुंचाए, क्या एक्सपीरियंस हुआ पूरी जर्नी के दरमियान। तो आई डोंट बिलीव इन गिविंग एक्सक्यूजेज एक्चुअली कि ऐसा हो गया इसलिए ये हो गया, दो गाड़ी में टक्कर हो गई, मैं तो सही चल रहा था, वो ऐसा था इसलिए अड़ गया। अल्टीमेटली किसी ना किसी का कुछ ना कुछ गलती तो रहा ही होगा। तो मुझे लगता है कि सब लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए वॉट एवर दे आर डूइंग। और कई मौक़ों पर ये होता है कि जीवन में आपको लगता है कि ये मेरी गलती नहीं है, बट
स्टिल कंसिडरिंग द सिचुएशन एंड अदर थिंग्स, आप आर्ग्यूमेंट ना करो, रिश्ते बचाने पे फोकस करो. कई बार आर्ग्यूमेंट्स यूज टू स्पॉइल दी थिंग्स. और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपके शब्द बहुत इम्पोर्टेंट हैं. आप जब किसी के बारे में कोई भी राय देते हैं तो वो उसका कैरियर या उसकी लाइफ बना या बिगाड़ सकते हैं. तो ऑलवेज बी लाइक केयरफुल व्हाइल यू आर चूजिंग वर्ड्स और गिविंग ओपिनियन फॉर समवन एल्स. क्योंकि जब आप किसी के बारे में राय दे रहे होते हैं तो आपने उसका बहुत कम या एक ही पहलू या में भी पूरा पहलू भी नहीं देखा होता है. तो you are no one to give like opinion about any person or Yes. someone else. तो प्लीज़ बी केयरफुल. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अभी तक ये नहीं मान के चलता हूँ कि मुझे आइडियलाइज किया जा सकता है. मैं इस लेवल पर आ गया हूँ. मेरा एक ही छोटा सा कोशिश है कि भाई मैं जिन लोगों ने वाकई बहुत अच्छा किया है उनको हम इस प्लेटफॉर्म पर लेके आए जो वाकई मिसाल है या जिन्होंने वाकई बहुत बेहतरीन काम किया है. और बट मैं फिर भी नए बिगिनर्स से, नई शुरुआत करने वालों से एक बात पक्का से कहना चाहूँगा कि जो मन में है ना वो करो ज़रूर. जस्ट ट्राई, पर पूरी शिद्दत से करो. जब तक आपके पास में प्लान बी होगा ना, आपका प्लान ए कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं. डोंट मेक ए प्लान बी, बस कर डालो. फिर जब जरूरत पड़ेगी ना तब सोचना कि प्लान बी क्या है. जब तक आपके पास चॉइस होती है ना कि ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, तो वो गड़बड़ है. डोंट मेक ए प्लान बी, जस्ट डू इट. थैंक यू सो मच माय फॉर प्लेजर. योर लवली इंसाइट्स एंड आपने अपनी पूरी जर्नी शेयर करी. काफ़ी इंस्पायरिंग थी जेन्युइनली. एंड थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट. तो या थैंक यू सो मच एंड आई होप यू लाइक इट. थैंक यू. इट इज़ माय प्लेजर. और मुझे अपने बारे में इतना बात करने का मौका शायद ही कभी मिला होगा और इतने अच्छे से किसी ने सुन लिया होगा. तो आई होप मैंने सब अच्छा ही बोला होगा और कहा होगा. 100%. थैंक यू. सो नाइस ऑफ यू फॉर Great. हैविंग मी. Thank you, everyone. थैंक यू.